Our next concept is respiration. So next life process is respiration. अब respiration को देखो हम इस एक्टिविटी से समझते हैं, which is activity 6.4. which is activity 6.4. आपको कहा जा रहा है टेक सम. अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं, देखो दिस इज द एक्टिविटी. तो आपको क्या कहा जा रहा है? टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट. लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने टेस्ट ट्यूब में लिया. क्या कहा गया? टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट. ये तो लेमनेड तो नहीं सोच रहे हो गर्मी की वजह से, वो लेमन वाटर नहीं का लाइम वाटर. ठीक है. ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. इस पर आपने क्या किया? एयर को ब्लो कर. जैसे लाइम वाटर वो कुक लाइम होता है. ठीक है. तो आपने इसमें क्या किया? ब्लो एयर. एयर को ब्लो किया. नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्क. भैया आप जब ब्लो एयर करो, जैसे ऐसे फूक मारोगे, एयर जाएगी. अब एयर ब्लो करने के दो मेथड है. एक तो जैसे मैंने कहा डायरेक्टली आपने ब्लो कर दिया. तो हम जो एक्सेल करते हैं वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ पढ़ चुके हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो टर्न्स मिल्की. ये मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है. इसका कलर कैसा हो जाता है? ठीक है. जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, ये जैसे आपकी एक्टिविटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल बात किसकी हो रही है? लाइम वाटर. ठीक है. तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से देखो, ये आपने लाइम वाटर लिया, इसमें क्या लिया आपने? ये आपने टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें क्या लिया? लाइम. लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इसमें आपने देखो ये इस ट्यूब के थ्रू एयर को ब्लो कर दिया. ये एयर जाए, ये एयर जाए. एयर का मतलब इसके साथ क्या रिएक्ट कर गया? कार्बन डाइऑक्साइड. एयर का मतलब क्या रिएक्ट कर गया? कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. और ये मिल्की भी हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है. तो इसको क्या कर देगी? मिल्की कर देगी. अभी इतना समझो, जैसे आपने यहाँ पर एयर को ब्लो किया, बिकॉज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा इसका कलर हो जाएगा? मिल्की. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. फिर आपको कहा जा रहा है नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न. अब कितने टाइम में ये मिल्की हुआ है, बस आपको ये देख. एक पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया. फिर क्या कहा जा रहा है आपको? यूज अ सिरिंज और पिचकारी. अब आपको जो यूज करना है, या तो आप सिरिंज का यूज करो. जैसे खाली सिरिंज लोगे उसमें भी एयर होगी. पिचकारी लोगे उसमें भी क्या होगा? कभी खाली पिचकारी को मारोगे उसमें भी आप प्रेशर फील करते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है? एयर होगी. टू पास एयर थ्रू द सम फ्रेश लाइम वाटर. फिर उस एयर को लाइम वाटर से पास कर. यानी कि ये लाइम वाटर आपको दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेना है. अब आपको फिर देखना है कि ये वाला जो लाइम वाटर है, ये मिल्की होने में कितना टाइम लगेगा. अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक तो ये हो गया से ये टेस्ट ट्यूब है, और ये वाला जो केस है ये हो गया टेस्ट ट्यूब बी का. आपके हिसाब से किसमें मिल्की वाटर ज्यादा जल्दी बनेगा? कितनों को लगता है ए, कितनों को लगता है बी? ए वाले, बाकी सारे बी वाले. मैं भैया ए वाले भाई के साथ जाऊंगा. बाकी दीदी और भाइयों से मैं सहमत हूँ. इसका रीजन बता. आपने यहाँ पर एयर को खुद ही ब्लो किया ना. तो आपने तो डायरेक्टली जो एयर ब्लो की है वो क्या है? वो CO2 ही है. लेकिन जो पिचकारी और सिरिंज से जा रही है वो नॉर्मल एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है. उसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है. उसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपकी? कम है. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. तो देखो अगर एक्सपेरिमेंट में जाओ, पिचकारी वाली जो है वो कौन सी टेस्ट ट्यूब है? ए. और जो आपने ब्लो किया वो कौन सी टेस्ट ट्यूब है? बी. मैंने आपको क्या कहा? इसके हिसाब से अगर आप देखो तो टेस्ट ट्यूब बी में जो है मिल्की जल्दी होगा. तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड आपने ब्लो किया. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन टेस्ट ट्यूब ए लाइम वाटर टर्न्स मिल्की लेटर. यानी कि उसमें वो देरी से मिल्की में कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब बी. रीजन? एज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टेस्ट ट्यूब बी वो क्या है? वो ज्यादा है. एज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टेस्ट ट्यूब बी इज. यहां तक कोई डाउट है तो बताओ. समझ में आ गया? चले आगे. ठीक है.
चलो, अब आती है नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 6.5। दैट इज एक्टिविटी 6.5। देखो एक्टिविटी 6.5 में क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है एक्टिविटी 6.5 में आपको कहा जा रहा है टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। हम क्या बात कर रहे हैं, टेक सम, वैसे आपको बताया था वो कैसा लेना, ये भी वार्म लेना है, आप कैसा लेना वार्म, ये थोड़ा सा मिसिंग है वर्ड, तो मैं बता देता हूँ। टेक सम वार्म फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन का मतलब आपको कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ग्लूकोज लेना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड ऐड सम ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया, इसमें कुछ ईस्ट आपको ऐड कर। पहले क्या लिया आपने, वार्म फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन लिया, और उसमें कुछ यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया आपने ऐड कर। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ वन होल्ड कोर। अब आपको इस मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में लेना है, जिसमें आपको क्या लगानी है, कोर, और उसमें होल करना है। होल क्यों करना है वो अभी मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिस दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले इतनी बात समझ में आ गई, इस मिक्सचर को किस चीज का मिक्सचर है, ग्लूकोज और ईस्ट। इस मिक्सचर को आपने टेस्ट ट्यूब में लेना है। टेस्ट ट्यूब में फिर आपको किस टेस्ट ट्यूब को आपने किससे बंद करना है, कॉर्क से, लेकिन उस कॉर्क में क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब। Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? What this tell us about the products of fermentation? अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या कहा जा रहा है। ये आपका एक्सपेरिमेंट, देखो सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कहा जा रहा है कि भैया टेस्ट ट्यूब लो। तो ये आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, एग्री करते हो, ये आपने क्या ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। फिर आपको कहा जाए टेस्ट ट्यूब में आपको फ्रेश फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 देना है। ठीक है जी, वो आपने ले लिया, वो आपने इसमें डाल दिया। इसमें आपको कुछ बैक्टीरिया डालने हैं, तो ये आपके कुछ क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर देखो ये कॉर्क दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका कॉर्क। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस कॉर्क में एक होल किया गया है। इस कॉर्क में क्या किया गया है, एक होल, ये रहा होल। इस होल से, ये होल, इस होल से इस टेस्ट ट्यूब को, ये देखो, ये इस होल से क्या किया गया, डिलीवरी ट्यूब को निकाला गया। यानी कि इस होल से ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें डिलीवरी ट्यूब को डाला है। क्या डाला गया, डिलीवरी ट्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है, आप देखो, जैसे ही आप ग्लूकोज को यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से रिएक्ट करवाओगे, यहां से गैस रिलीज होगी जो होगी CO2। CO2 गैस वो किस में आ गई, डिलीवरी ट्यूब में। डिलीवरी ट्यूब से ये CO2 गैस एक और टेस्ट ट्यूब में पास हो गई, और इस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। अभी तक आप समझ चुके हो। जैसे ही देखो CO2 यहाँ पर आ गया, आप इसके कलर को भी देख सकते हो, ये मिल्की हो गया। समझ में आ रहा है क्या हुआ। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या आपको बताया जा रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है, ईस्ट फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। इसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट कर दिया और उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था वार्म लेना है। वार्म क्यों कहा था, क्योंकि जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, उसमें जो फंगस होता है यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ज्यादा बेटर रेप्लिकेट करते हैं। इसलिए कहा जाता है वार्म लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनका जो एक्शन होगा वो ज्यादा बेटर होगा। टेक वार्म फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या था, फर्मेंटेशन क्या होता है, आपने क्या लिया, ग्लूकोज, यही होता है ना ग्लूकोज C6H12O6। इसमें किसने ऐड किया इसके साथ, ईस्ट बैक्टीरिया ने। तो आपको, तो देखो होता क्या, ग्लूकोज लेने से ये जो ईस्ट के साथ, जब इस बैक्टीरिया के साथ हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हैं,
तो ये ग्लूकोज आपका अल्कोहल में चेंज हो जाता है, एंड दैट इज फर्मेंटेशन। CO2 प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ CO2 इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और एक्चुअल में मेन प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? अल्कोहल। और कौन सी अल्कोहल? इथानॉल। इथानॉल ये अल्कोहल होती है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो दिस इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विद यूनिसेलुलर बैक्टीरिया लाइक यीस्ट and it converted to a alcohol called as ethanol, whose formula is C2H5OH. Along with ethanol there is also production of carbon dioxide and some energy releases. एनर्जी आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था ATP, एनर्जी की करेंसी। हाँ, तो वो एनर्जी का मतलब हो गया प्लस ATP। तो फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है? ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विद यूनिसेलुलर बैक्टीरिया लाइक यीस्ट, इट कन्वर्टेड टू इथेनॉल, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देयर इज सम एनर्जी रिलीज। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल। फर्मेंटेशन से क्या बना रहे हो आप? अल्कोहल बना रहे हो। कौन सी अल्कोहल बना रहे हो? इथेनॉल। दिस इज फर्मेंटेशन। अलोंग विद द फर्मेंटेशन कौन सी बाय प्रोडक्ट क्या आते हैं? CO2, और एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखो अब आपको आगे क्या कहा जा रहा है। We have discussed nutrition in organisms in the last section. डिस्कस किया था न्यूट्रिशन क्या होता है। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy. देखो ये जो फूड मटेरियल होता है, जो कहाँ किस प्रोसेस के थ्रू आपने लिया? टू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो फूड होता है इसका सेल में यूज किया जाता है, इसलिए टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब फूड डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो, इट नीड ऑक्सीजन। क्या कहा जा रहा है? देखो ऑर्गेनिज्म। तो पहले जो इतनी बात मैंने बताई है, पहले आप इस चीज को समझो कि क्या आपको कहा जा रहा है। देखो ऑलरेडी आप न्यूट्रिशन में क्या पढ़ चुके कि जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। और जो फैट है वो किस में कन्वर्ट हुआ था? फैटी एसिड्स एंड ग्रीस में। बट जब हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हम न्यूट्रिशन के हम किस स्टेप की बात कर रहे हैं? हम जो रेस्पिरेशन में बात कर रहे हैं वो इस स्टेप की बात कर रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया है, इस ग्लूकोज यानी कि फूड जो अब किस फॉर्म में देखा जा रहा है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगी? डायरेक्टली नहीं मिलेगी। कब देगा एनर्जी? जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब इससे एनर्जी रिलीज होगी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? नाउ एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज। देखो रेस्पिरेशन के दो स्टेप। रेस्पिरेशन कितने स्टेप में होता है? दो। स्टेप 1 हो गया ब्रीथिंग, स्टेप 2 हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक एक करके पहले इस चीज को समझते हैं। स्टेप 1 क्या हो गया? ब्रीथिंग, और स्टेप 2 हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहले मैं ब्रीथिंग की बात करूं। देखो ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। ब्रीथिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है। इनका क्या होता है? ऑक्सीजन। आउट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वह ब्रीथिंग वही है। अगर आप ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर, लेकिन देखो क्या यहाँ पे मैंने कहा कि मूविंग ऑक्सीजन इन नहीं है ना, मूविंग ऑक्सीजन यहाँ पर एयर, और एयर में क्या सिर्फ ऑक्सीजन होता है? एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। कितनी बार आप देखो हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत ही बैड या फाउल स्मेल भी हमारे अंदर जाती है, कहते हैं ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो वो ऑक्सीजन तो नहीं होती, नहीं होती ना। तो वो ब्रीथिंग है, यानी कि ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, वो रेस्पिरेशन ही है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? हवा को लेना, ठीक है, और एयर को ब्लो आउट करना थ्रू लंग्स। लंग्स कहां पर होते हैं? चेस्ट में होते हैं। जैसे आप यहाँ से नीचे जाते हो, यहाँ आपके क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स में एयर का इनटेक और लंग्स से एक्सेल, दैट इज ब्रीथिंग। Which are the organs in which gas exchange takes place between the atmosphere and body? और इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स, सभी ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं इस प्रोसेस को कवर करने के। समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या हो गया आपका? नेक्स्ट वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन,
यानी कि सेल्स में रेस्पिरेशन का होना। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। यानी कि जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक करके क्या देता है? एनर्जी देता है, विच में बी यूज्ड एज एनर्जी टू पावर मैनी रिएक्शन थ्रू आउट द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, देखो क्या कहा जा रहा है। कह रहा ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली। ये अभी हमने समझा, यानी कि ये बात हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। वो ग्लूकोज को कैसे कन्वर्ट, किस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म तो देखो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वो अभी आपने देखा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किसी और पाथ को फॉलो। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन का यूज किए इस प्रोसेस को करते हैं। समझा गया? अब ये कैसे करते हैं पहले मैं आपको ये समझाऊं। देखो, ये चीज आप इस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे आता ही आता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझो। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितनी कार्बन होती है? 6। समझ रहा है? साइटोप्लाज्म हम सबको पता है भैया, सेल होता है, सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। तो इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो होता है ये पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट का मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। ये जितना मैंने अभी बताया ये कॉमन स्टेप है, पहले इतनी बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग में ग्लूकोज सीधा साइटोप्लाज्म में, जैसे ये ग्लूकोज पहुंचता है आपका, तो ये ग्लूकोज नहीं रह जाता, कन्वर्टेड टू अ मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं पायरुवेट। यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो थ्रू पायरुवेट होते हैं। बस इतना समझो, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो मेन स्टेप होता है आपके दो। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी आपने सुना होगा एरोबिक एक्सरसाइज, और एक दूसरा स्टेप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हम लोग क्या करते हैं, इस पायरुवेट को कन्वर्ट करने, पायरुवेट से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है, हमारी बॉडी में होता है ना। हमारी बॉडी में क्या होता है, पायरुवेट किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। और किस ऑक्सीजन याद है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा हो गया आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एनर्जी के लिए, एनर्जी कन्वर्जन के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होती। वो क्या करता है? वो भी पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है। ये भी आपने समझा भी है, फर्मेंटेशन। तो देखो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। और पायरुवेट का मतलब है क्या? ग्लूकोज ही तो हो रहा है कन्वर्ट। देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लेकिन अगर मैं दोनों में बात करूं, जैसे मान लो ये हो गया रिएक्शन ए, ये रिएक्शन बी, आपके हिसाब से ज्यादा एनर्जी किस में प्रोड्यूस हो रही है? ए में होगी या बी में होगी, और क्यों? ज्यादा देखो, दोनों में रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, एरोबिक में भी एनारोबिक। मैंने कहा ज्यादा एनर्जी किस में प्रोड्यूस? बी में, क्योंकि वहां ऑक्सीजन है, क्योंकि वहां क्या ऑक्सीजन। इसके अलावा एक स्टेप और बन जाता है जहां पे ऑक्सीजन होती है लेकिन कम होती है। आपको याद होगा, आपने बहुत बार देखा होगा या आपने सुना भी होगा, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा रहते हो तो कई बार क्रैम्प आया है ना, क्रैम्प। वो क्रैम्प क्यों आ गया? क्योंकि उस टाइम पे आपकी मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिलती नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। ऐसे केसेस में क्या होता है, वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है? एक तो लैक्टिक एसिड की प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या समझा आपने? ग्लूकोज सभी ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले इन साइटोप्लाज्म 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ब्रॉडली तो होते हैं दो स्टेप, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एक प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें जो पायरुवेट है आपका, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इसके बाद आता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या आता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? पायरुवेट जो होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है आपको। आपको कहा जा रहा है ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला कौन सा रेस्पिरेशन था? एरोबिक। इसमें क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, प्लस एनर्जी। तो देखो क्या कहा जा रहा है, ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें पहले टूट गया? पायरुवेट। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट किसमें हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि एनारोबिक। एनारोबिक में क्या हुआ? इथेनॉल, वेरी गुड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ भी एनर्जी बना। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको क्या कहते हैं? पायरुवेट। ये भी बात क्लियर होगी। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अच्छे से समझ में आ रही सारी चीजें? ठीक है। फिर क्या होता है? फर्दर फर्दर ये जो पायरुवेट होता है किसमें कन्वर्ट होता है? फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो भैया हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पे होता है? ईस्ट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। आपने बेसिकली ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। Since this process takes place in the absence of oxygen, that is why absence का मतलब हो गया anaerobic, ये aerobic नहीं है। aerobic का मतलब presence of oxygen. It is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. तो वो डायग्राम अगर समझ में आ गया तो देखो सारा वो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। This process break up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air, air है, oxygen है, तो क्या कहोगे? Aerobic. It is called aerobic respiration. It is called aerobic respiration. The release of energy in this aerobic process is a lot greater. यही मैंने कहा था, ये आपने भी यही कहा था सर, इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो आपको कहा जा रहा था रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। समझ पा रहे हो? समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। वो था आपका लैक्टिक एसिड वाला, lack of oxygen. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscle during sudden activity causes cramp. क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। सब आगे देखो क्या कहा जा रहा है। Then the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. ATP means adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate, which is used to fuel all other activities in the cell. भैया एनर्जी के बाद तभी तो बाकी सारी एक्टिविटीज होंगी। यहाँ तो सारी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको, आगे समझो। अब देखो, अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? प्लांट्स। क्या आपको पता प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का तो आपको पता है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, ये पता है?
और रेस्पिरेशन का मतलब यही होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुना, ये नहीं कि प्लांट का रेस्पिरेशन कुछ और होगा। अगर प्लांट में रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो भी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। प्लांट में भी सेम होता है। थोड़ा आपको सरप्राइज होगा, सर ये कैसे पॉसिबल। प्लांट तो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। अब समझो इस चीज को, प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, ये तो पता है, ठीक है। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहा जा रहा है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, ये किस पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, कि प्लांट की रिक्वायरमेंट कैसे। देखो भाई, दिन के टाइम में जो होता है, दिन के टाइम में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस। अब ये तो आप मानते हो ना, फोटोसिंथेसिस दिन में ही हो सकता है, रात को तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होती। तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन यानी कि ड्यूरिंग द डे क्या होता है, CO2 जनरेट होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन में भी रेस्पिरेशन चल रहा होता है, लेकिन दिन में वो रेस्पिरेशन कहाँ पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज्ड अप हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में। हैंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, तो इसलिए प्लांट से कोई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं आ पाती। लेकिन रात को ऐसा नहीं होता, रात को कार्बन डाइऑक्साइड आती है। रात के टाइम में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वही बता रहा हूँ दीदी, क्या था, क्लियर हो गया। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, यानी कि दिन के टाइम में तो जो मेजर इवेंट होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन का। अब इस चीज को समझो, आप अब इस चीज को समझो, आपको ये बताया जा रहा है that plants take in carbon dioxide from the atmosphere, right। तो पता है आपको, एटमोस्फेयर से प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये क्यों लेते हैं, फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं क्यों लेते हैं, फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ये समझ में आ रहा है। एट नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, ये भी एग्री करते हो। हेंस रात को फिर क्या होता है, दे टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो इनटेक करते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। Therefore, it is said, इसलिए कहा जाता है that during the daytime plants take in carbon dioxide and give out oxygen, and during the night it is vice versa. For a simple reason, क्योंकि रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, यानी कि रात को क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो हमारा वही प्लांट। लेकिन दिन में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जैसे रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारी की सारी जो एक्सेल हो रही है वो अंदर ही जाए प्लांट्स। लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से रेस्पिरेशन होता है। हाँ तो उसमें जो, हाँ अब समझो इस चीज को, देखो होता क्या है, ऑक्सीजन जो एटमोस्फेयर में होती है वो कितनी होती है। पहले मैं इस चीज को जितना मैंने समझाया वो समझ में आ गया आपको। आपको क्या कहा जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। डिफ्यूजन समझते हो ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस या मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। At night, when there is no photosynthesis occur, carbon dioxide elimination is the major exchange activity going. During the day, carbon dioxide generated during respiration is used up for the photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide release. जैसे रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं for photosynthesis. Instead, oxygen release is the major event at this time. यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स एनिमल्स में देखो, एक तो आप बात कर, सबसे पहले हम बात करें टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड में रहते हैं। रात के टाइम पे ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है प्लांट्स की बॉडी से वो नहीं होता है, इसलिए कई बार आपने सुना होगा रात को कहा था कि भैया इनके पास मत जाओ, रात को प्लांट्स के पास नहीं बैठना चाहिए।
क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली वो क्या एक्सेल कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो एटमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन होता ही है, एटमोस्फेयर में तो गैसेस है ही ना, एटमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन है ही है आप। लेकिन रात के टाइम में जो ऑक्सीजन जो होती है एटमोस्फेयर में, अगर आप प्लांट के कंपैरेटिवली, प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, तो प्लांट रात को प्लांट भी क्या एक्सेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में, अब दिन में जो इतनी जो ऑक्सीजन निकल रही है वो एटमोस्फेयर में ही तो है। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। अब एनिमल्स की बात करते हैं। देखो एनिमल्स में पहले तो दो कैटेगरी में डिवाइड करो। एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहते हैं, एक हो गया जो वाटर में रहते हैं जिनको आप एक्वेटिक कहते हैं। जो लैंड में रहने वाले होते हैं वो डायरेक्टली एयर यानी कि ऑक्सीजन को डायरेक्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन को, वाटर में जो मिली हुई ऑक्सीजन होती है, घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो वहां से ऑक्सीजन लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, आपके हिसाब से किसका ब्रीथिंग रेट ज्यादा है? किसका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होगा, लैंड वालों का या वाटर वालों? वाटर वालों का। क्योंकि उनको ऑक्सीजन बड़ी लेने में मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको ब्रीथिंग रेट का तो ज्यादा आप ऐसे करो, क्योंकि आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है ऑक्सीजन को लेने। अब इस चीज को समझो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन आपकी एटमोस्फेयर में होती है वो कितनी परसेंट होती है, 21%। और ऑक्सीजन जो 1 लीटर वाटर में होती है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 ग्राम, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन एयर। अब टेरेस्ट्रियल के लिए तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। दैट इज वाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग रेट इज स्लोअर। वो आराम से मिल रही है ऑक्सीजन, वो आराम आराम से ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना स्लोअर है, अप्रोक्सीमेटली 12 to 20 times per minute, as compared to the aquatic organism approx 90 to 100 times breathe। वो 1 मिनट में 90 से 100 बार वो सांस लेते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल होता है वो 12 से 20 बार ही लेते हैं। तो जो एक ही मिनट में जो 90 से 100 बार ले रहा है, क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही, तो ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही है, इसलिए उनको ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लो आप बहुत कई बार हिल हिल एरिया में चले जाओ, बहुत हाइट में चले जाओ, तो ऑक्सीजन नहीं आती। जितनी जितनी हाइट में जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हम नॉर्मल ऐसे नहीं लेंगे साथ, ऐसे ऐसे करना कि ज्यादा से ज्यादा इनटेक कर पाए ऑक्सीजन। या आप कभी खेल रहे होते हो, होता है ना ऐसा, जो आपकी लंग्स में जो होती है ऑक्सीजन जितनी होती है वो आपकी यूज अप हो जाती है। कभी आप हाफना शुरू हो जाते हो, क्यों हाफते हो? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिल पाए, उस समय आपको उसकी जरूरत होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टैमिना। स्टैमिना क्या होता है? जब आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, योगा करते हो, कुछ भी ऐसी एरोबिक एक्सरसाइज करते हो, तो उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करके उसको स्टोर कर लेते हो। अब स्टैमिना क्या होता है, जैसे एक का स्टैमिना, जैसे मान लो मेरा स्टैमिना अच्छा है, आपका इतना अच्छा नहीं है, अब हम खेल रहे हैं, तो मैं अभी भी नहीं थका हूं क्योंकि मेरे पास स्टोरेज ज्यादा है ऑक्सीजन। आप थके क्योंकि आपके ऑक्सीजन की स्टोरेज इतनी नहीं थी। इसको बोलते हैं स्टैमिना। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब एक्सरसाइज करते हैं तो फ्रेश एयर का इंटेक बहुत ज्यादा बॉडी में स्टोर हो जाता है। फिर जब जरूरत पड़ती है फिर आप उसको यूज कर लेते हो। जिसके पास नहीं होता, वो जिसके पास है ही नहीं, वो एकदम ही, कईयों को कुछ लोगों को आपने देखा होगा 4 सीढ़ियां चढ़ते हाफना शुरू हो जाए, तब कहता है भाई ये तो अभी से बुढ़ा हो। अब वो ऐसा क्यों है, स्टैमिना नहीं है, या फिर वो कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी लाइक स्मोकिंग करते हैं, कुछ करते हैं, उनका स्टैमिना खत्म हो जाता है। यही रीजन होता है। समझ पा रहे हो? स्टैमिना जो कहता है उसका मतलब ये होता है कि हाई इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और स्पेशल एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग करते हो, या रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, या योगा करते हो, इसमें ज्यादा अच्छा आपका हो रहा है। समझ पा रहे हो? अब देखो क्या कहा जा रहा है आपको। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, वो तो एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और ये बहुत कम क्वांटिटी में उन्हें मिल पाती है। यही आपको कहा जा रहा है, देखो, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो compared to the amount of oxygen in air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organisms। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ ब्रीथिंग 12 से 20 मान के चलो, और उनका 90 से 100 पर मिनट, क्योंकि उनको ऑक्सीजन वाटर में घुली हुई मिलती है जो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलती है। तो यही कहा जा रहा है, देखो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, तो डायरेक्टली एटमोस्फेयर से यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को। एंड दिस ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स।
हर एनिमल्स में इस प्रोसेस के लिए जो ऑर्गन्स होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है। Organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. क्या कहा जा रहा है? देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर, जैसे कि जो भी एक, जैसे हमारी बॉडी में ये ऑर्गन क्या है? लंग्स, इसके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो इस काम को करते हैं, रेस्पिरेशन का। लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए एक स्ट्रक्चर जरूर होता है जो क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। सरफेस एरिया को क्या कर देता है? बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। Organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. तो कोई भी, जैसे हमारी बॉडी की बात करता हूँ, हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है? उसको हम बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। लंग्स में ये ऑर्गन्स होता है जो क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा से ज्यादा हो। क्या कहा जा रहा है? फिर से देखो, ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब अगर हमारे ऊपर बात की जाए तो लंग्स have a structure, structure क्या है? alveoli, that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. इससे क्या होता है? हाई लेवल पर हम इनटेक कर पाते हैं किसका? ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। This surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. जैसे कि मैंने कहा हमारी बॉडी में कहाँ होता है? चेस्ट में होती है। पैसेज within the body so that there have to be passage that will take air to this area. अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रेस्पिरेशन। अब इसको समझने के लिए अब इस फिगर पे फोकस कर, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है। कहता है इन ह्यूमन बींग्स, फिगर 6.9 जो मैंने आपको दिखाई है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। आपको ये कहा जा रहा है, देखो एयर का जो इनटेक होता है, ये देखो एयर का जो इनटेक होता है वो यहाँ से होता है नॉस्ट्रिल से, ऐसे एयर जाती है, ऐसे एयर जाती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर आगे देखो क्या कहा जा रहा है आपको। आगे आपको ये कहा जा रहा है द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर्स। जैसे हमारी नोज में छोटे छोटे एयर्स होते हैं, फाइन एयर्स, ये क्या करते हैं? इनका काम होता है एयर को फिल्टर कर। इसके अलावा यही सिर्फ फिल्टर नहीं करते हैं, ये जो पैसेज होता है इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस। इसमें म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या होता है? इसका क्या काम होता है? ये डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये कहा जा रहा है जो एयर फाइनली लंग्स में जाती है वो पूरी तरह से फिल्टर होके जाती है। पहले फिल्टर किसके थ्रू होती है? बाय फाइन एयर। फिर उसको फिल्टर कौन करता है? म्यूकस, विच हेल्प इन द प्रोसेस। क्लियर हो गया? देन अब एयर जो होती है फिर आगे कहाँ जाती है? पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। वो थ्रोट से पास होते हुए कहां पर आ जाती है? लंग्स। ठीक है, पर इतना समझते हैं क्या कहा गया। देखो देखो ये कहा जा रहा है ये एयर के फिल्टर होते हुए म्यूकस से होती हुई, यहां से होती हुई, ये सीधा कहां पर आ गई? ये जो है आपके ये लंग्स। ये क्या है? आपके लंग्स। तो एयर लंग्स में आ गई, इस पैसेज से जाती है। ये क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है। आगे आपको ये कहा जा रहा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। जो हमारे थ्रोट होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये कहां पर होता है? ये थ्रोट पे होता है। कहां पर होता है? थ्रोट। ये क्या इंश्योर करता है? दीज एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। भैया एयर का प्रेशर मान लो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो दब जाएगा। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है ये इसको कोलैप्स नहीं होने देता, ये इसको कोलैप्स नहीं होने देता। अब इसको देखो, मैं आपको फिगर में ही दिखाता हूँ। ये देखो, ये कार्टिलेज रिंग्स की जो बात हो रही है, पहले समझो कार्टिलेज रिंग से होती क्या है। अगर मैं कार्टिलेज रिंग्स की बात करता हूँ और नॉर्मल ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप, जो पैसेज है वो किसके थ्रू होता है? विंड पाइप। हैज मैनी रिंग मेड ऑफ कार्टिलेज। उसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं जो किसकी बनी होते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल टिश्यू। दीज रिंग्स आर सी शेप, ये ऐसे सी शेप में होते हैं, ऐसे ये सी शेप, and support the trachea but also allow it to move and flex when your child
ब्रीथ। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ आप देख सकते हो, जो चीज मैं बता रहा था वो समझो। देखो, ये प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम बोथ साइड, मानो यहाँ से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यहाँ से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो ये तो कोलैप्स कर जाएगा ऐसे। तो इसको कौन बचाता है? कार्टिलेज। The pressure exerted from both sides, then rings of cartilage do not collapse, वो नहीं collapse करेगा because of this flexible tissue, जिसको हम क्या कहते हैं? cartilage। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो जी फिर आगे चलते हैं। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? विद इन द लंग्स। अब लंग्स तक आ गए हम, एयर कहां पर आ गए? लंग्स। अब लंग्स में देखो क्या होता है, द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब which finally terminate in balloon like structure which are called alveoli। अब मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ ध्यान से देखो। अब इस पैसेज को देखो जरा ध्यान से। अब जैसे ही आप लंग्स में आते हो, अब ध्यान से देखो, ये आगे आगे और स्मॉलर ट्यूब बन गई, जैसे ब्लू कलर की देख पा रहे हो। ये जो स्मॉलर ट्यूब, पहले तो देखो हुआ क्या, ये देखो, ये ऐसे एक सिंगल पैसेज था ना, ये देखो दो में डिवाइड हो गया। हो गया, ये जो दो में डिवाइड हो गया इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। फिर आगे ये पैसेज देखो और डिवाइड हो गया, ये ब्लू ब्लू कलर में देख पा रहे हो। ब्रोंकाई आगे किस में डिवाइड हो जाता है? ब्रोंकायोल्स। ब्रोंकाई आगे किस में डिवाइड हो गया? ब्रोंकायोल्स। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ब्रोंकाइल्स के साथ साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोल। इसको क्या कहते हैं हम? एल्वियोल। ठीक है, ये देखो, ये आपकी एल्वियोल, दिस इज एल्वियोल। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोली कहा जाता है, और सिमिलर फॉर्म में इसको कहा जाता है एल्वियोलस। सारे को मिला दिया जाए तो क्या कहा जाता है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। द वॉल ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इस एल्वियोली के साथ एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है किसका? ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। व्हेन एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, तो जैसे एयर हमारी लंग्स तक पहुंचती है, एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोली, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो होता क्या है, ये आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोली, और ये आपकी क्या है? ब्लड वेसल्स है। जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ब्लड में क्या क्या? ब्लड वेसल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं? आरबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, राइट ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होती है। क्यों वो रेड कलर का होता है ब्लड? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, आपने सुना भी होगा। हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, अब रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और एल्वियोली में, लंग्स में क्या आ गई? ऑक्सीजन का आपने टेक कर दिया, तो एल्वियोली में क्या? ऑक्सीजन है। तो बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इसको क्या कर लेते हैं? यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। और जो ब्लड वेसल्स में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर डिसोल्यूबल होती है। ब्लड ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देता है? लंग्स को दे देता है। और उसी को फिर हम क्या कर देते हैं? सेम पैथ से वो क्या हो जाती है? एक्सेल हो जाती है। हमने जो ऑक्सीजन ली फाइनल कहाँ चली गई? ब्लड वेसल्स में, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई हो जाती है। आप प्रोसेस समझ पा रहे हो? अब देखो क्या लिखा हुआ है, alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The wall of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. When air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli, जैसे alveoli में एयर पहुंचती है, यानी कि ऑक्सीजन जाती है, blood bring carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli। ब्लड क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है पूरी बॉडी से, कहां पे रिलीज करने के लिए? एल्वियोली में, यानी कि लंग्स में। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, रिलीज इनटू द एल्वियोली एंड द ऑक्सीजन इन द, देखो जो एल्वियोली में ऑक्सीजन होती है इसको कहा जाता है एल्वियोलर एयर। क्या कहा जाता है? एल्वियोलर एयर।
इज टेकन अप बाय द ब्लड, यानी कि उस ऑक्सीजन को जो लंग्स में थी वो किसने ले ली, वो ब्लड ने ले ली। एंड एल्वियोलर ब्लड, क्या कहा जा रहा है, एल्वियोलर ब्लड, एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन लेके आप वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर, यानी कि जितने भी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम, क्या कहा जा रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। भाई देखो इसमें लगता है टाइम। एल्वियोली में ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्लड क्या ले रहा है, लंग से ऑक्सीजन, इसमें टाइम लगता है। इसीलिए एक बैकअप समझो, बैकअप समझते हो, बैकअप के लिए क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में ऑलरेडी होती है ताकि वो सप्लाई कंटिन्यू रहे, वो प्रोसेस चलता रहे, so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released, यानी कि प्रॉपर टाइम से सारा प्रोसेस हो जाए, इसके लिए एक बैकअप, ऑक्सीजन क्या हो जाए, ब्लड ऑब्जॉर्ब कर ले और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दे, रिलीज कर ले। यहां तक कोई डाउट है तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, when the body size of animal is large, अगर एनिमल का बॉडी साइज बहुत ज्यादा क्या होता है, लार्ज होता है, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen, भाई अपने ऊपर ले लो, when is also social animal, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लार्ज है, मैंने आपको पहले भी कहा था, डिफ्यूजन से हमारी बॉडी के सारे सेल्स कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट कांटेक्ट में तो है नहीं, डिफ्यूजन से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। The diffusion pressure alone, सिर्फ diffusion alone cannot take care of oxygen delivery to all the parts of the body. Instead, respiratory pigment take up oxygen, यानी कि respiratory pigment का मतलब hemoglobin, वो ऑक्सीजन को क्या लेती है, एयर से लेती है, alveolar air from the air from the air in human beings the respiratory pigment is hemoglobin, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, which has a very high affinity for oxygen and this pigment is present in the red blood corpuscles, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ये भी पूछा जाता है कौन सी क्या ज्यादा सोल्यूबल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर बॉडी, व्हिच गैस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो आप, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, इनटेक ऑफ एयर कहां से हुआ, थ्रू नॉस्ट्रिल्स, एयर का जो ये इनटेक हुआ है ये होते होते फिर कहां पर आ गई, ये होते होते ये कहां पर आ गए, विंड पाइप, विंड पाइप को क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे देखो यहाँ पे ट्रैकिया में क्या, विंड पाइप में क्या होता है, फेरिंग्स और लैरिंग्स होते हैं, यहाँ से फिर आगे क्या आता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो इसको कोलैप्स होने से बचाता है, ये भी सही समझ में आ गई। यहाँ से फिर क्या हो गया, सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर आगे फिर डिवाइड हो गए जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाइल्स के आगे क्या था, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसमें था एल्वियोली, एल्वियोली किससे कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल्स, उसमें जो एयर ऑक्सीजन गई उसको कहते हैं एल्वियोलर एयर। ब्लड में क्या था, ब्लड वेसल्स में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर डिसॉल्व फॉर्म में था, ब्लड पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाके लंग्स को दे देता है, यानी कि एल्वियोली से फिर वो क्या लेता है, ऑक्सीजन, कैसे ले पाता है, क्योंकि ब्लड में एक रेड ब्लड सेल्स होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होता है उनके वहां एक पिगमेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, व्हिच हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, फिर वहां से ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई जाए। समझ में आ गया, मोर डिसॉल्व फॉर्म में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ गया, ये आपका रेस्पिरेशन, तो ये हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.